गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं राहुल आप लोगों के सामने प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा का भाग तीसरा लेकर उपस्थित हूँ। आज बच्चों हमने पिछली दो पाठों में यह पढ़ा कि किस प्रकार दो बैलों की कथा में जो दो बैल हैं हीरा और मोती, वो एक दूसरे से कितने भाईचारे से, कितने प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे और एक दूसरे का सुख दुख बांटने की कोशिश करते थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस पाठ को की शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे पढ़ते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं दो बैलों की कथा भाग 3। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार जब मैंने पाठ खत्म किया तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हीरा और मोती हैं वो एक दूसरे से बहुत ही भाईचारे के साथ रहते थे। वो एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ ही बैठते थे और एक दूसरे को प्रेम स्वरूप अपना प्यार जताने के लिए एक दूसरे को चाटने रहते थे। यही नहीं, जब दोनों को खेतों में काम पर लगाया जाता था तब दोनों में से हर एक की इच्छा यही होती थी कि अधिक से अधिक काम मुझसे लिया जाए ताकि मेरे साथी को या मेरे दोस्त को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आगे देखिए आगे क्या होता है कि संयोग का मतलब होता है किसी चीज का आकस्मिक हो जाना, अचानक से कोई काम हो जाना। संयोग की बात है कि झूरी जो कि हीरा और मोती का मालिक था, उन्होंने एक बार अपने गोई का अर्थ होता है बेटा, गोई का अर्थ होता है गाय। गोई का अर्थ होता है गाय को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया। अच्छा, जिस प्रकार हीरा और मोती को गया ने अपने साले झूरी के साथ उसके घर पे भेज दिया, तो उन्हें लगा, हीरा और मोती को यह लगा कि शायद हम लोगों को झूरी जो है हम लोगों को बेच रहा है, यानी उनका मालिक उन्हें बेच रहा है। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आ गया का मुहावरा है और दांतों पसीना आ गया का अर्थ होता है परेशान हो जाना। दांतों पसीना का अर्थ होता है पूरी तरीके से परेशान होना। पीछे से हाँकने का अर्थ होता है धकेलना। हाँकने का अर्थ होता है धकेलना, आगे की तरफ धकेलना किसी चीज को। हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया का अर्थ होता है बेटा जो बैलों के गले में रस्सी होती है, बैलों को बांधे जाने वाली रस्सी, बैलों को बांधने वाली जो रस्सी होती है हम उसे पगहिया कहते हैं। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। अच्छा, जब झूरी ने अपने बैलों को अपने साले गया के साथ भेज दिया तो उनको झूरी के घर से जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे दोनों बैल बहुत ही स्वामी भक्त थे और अपने स्वामी के प्रति वफादार और निष्ठा रखते थे, इसलिए उन्हें अपने स्वामी को छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिस प्रकार, उदाहरण के तौर पर देखिए, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर चली जाती है या एक माँ अपने बच्चे को किसी और के साथ भेज देती है, तो वह बच्चा अपनी माँ के लिए जिस प्रकार रोता है, उसी प्रकार जो झूरी था वह हीरा और मोती के लिए उनका मालिक था और हीरा और मोती झूरी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इसीलिए जो है वे
उसके द्वारा भेजे जाने पर या उसके द्वारा अपने साले को उन्हें देने पर बहुत ही परेशान हो उठे और उन्हें लगा कि शायद उनके मालिक ने उनको घर से निकाल दिया है। अगर भगवान ने उनको आवाज़ दी होती तो वे झूरी से पूछते, वे अपने मालिक से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उठा रखी का मतलब होता है छोड़ना। उठा रखी का मतलब होता है छोड़ना। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो हीरा और मोती थे, अगर उनके मुंह में हम मनुष्यों की तरह जबान होती या आवाज होती तो वे झूरी से इस बात कर जरूर पूछते कि हमने तो तुम्हारे खेतों में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने जैसा हमारे साथ व्यवहार किया, हमने कभी उसका क्रोध नहीं किया, ना ही उसका पलटकर जवाब दिया, लेकिन फिर भी तुम हम गरीब लोगों को क्यों अपने घर से निकाल रहे हो? अगर तुमसे इतनी मेहनत से काम ना चल पा रहा था तो तुम चाहते तो हमसे और अधिक मेहनत करवा सकते थे। हमने कभी दाने चारे का अर्थ होता है खाना पानी जो कि बैलों को दिया जाता है। दाने चारे का अर्थ होता है खाना पानी जो कि बैलों को दिया जाता है। उसको लिए भी तुमसे कभी शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने इस जालिम का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी व्यक्ति। क्रूर या फिर निर्दयी व्यक्ति जिसमें कोई दया धर्म का भाव नहीं होता, उसे हम जालिम बोलते हैं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद होता है बैलों जिसमें पशुओं को खाना दिया जाता है, जिसमें पशुओं को खाना डाला जाता है, जब नांद में लगाए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। दिल भारी होने का अर्थ होता है बहुत दुखी होना। दिल भारी होने का अर्थ होता है बहुत दुखी होना, यानी दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों का मतलब होता है पराए, दूसरे वो लोग। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब शाम के समय वे लोग झूरी का घर छोड़कर अपने भैया के घर पे पहुंचे, वहां उनको खाना दिया गया। जब उस खाने को उन्होंने नहीं खाया, क्यों? क्योंकि उनका जो अपना प्रिय घर था, जो उन्हें बहुत प्यारा था, जिसमें वो बरसों से रहते आए थे, वह उनसे छूट गया था। और जब किसी इंसान से या जब किसी व्यक्ति से उसकी कोई प्यारी वस्तु छीन ली जाती है तो वह उसके बिना नहीं रह पाता है और वह बहुत परेशान हो जाता है। तो उसी प्रकार जो हीरा और मोती थे, उनकी सबसे प्यारी वस्तु जो थी वह झूरी का घर था, उनका मालिक का घर था। और आज उनके मालिक ने उनको अपने घर से किसी दूसरे घर में, दूसरे गांव में, जहां अनजान लोग थे, अनजान माहौल था, अनजान वातावरण था, जिसको उन्होंने ना कभी देखा ना कभी सुना, ऐसे घर में भेज दिया था। इसलिए उन दोनों का जो दिल है वो बहुत दुखी हो रहा था और सब के सब वहां पर मौजूद सभी लोग उन्हें अपन पराये लग रहे थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की। मुख भाषा का अर्थ होता है चुपचाप एक दूसरे से बात करना। मुख भाषा में सलाह की एक दूसरे को कनखियों से का अर्थ होता है तिरछी निगाहों से देखना। तिरछी निगाहों से देखना और लेट गए। यानी दोनों ने आपस में एक दूसरे से बात की, एक दूसरे को अपने मन के भाव बताए और ना ही खाना खाया और ना ही पानी पिया और चुपचाप उस घर में जहां उन्हें बांधा गया था वहां पर लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोते का अर्थ होता है जब पूरा रात का वह समय जब हर व्यक्ति गहरी नींद में सोया होता है। रात का समय, सोता का अर्थ होता है रात का समय,
जब हर कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोया होता है तो दोनों ने जोर मारकर पगहे, पगहे का अर्थ यहाँ पर है जिन रस्सियों से उनको बांधा गया था, तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। देखिए, उन दोनों को जिन रस्सियों से बांधा गया था वह रस्सियां इतनी मजबूत थी, इतनी ताकतवर थी कि उनको हीरा मोती तो क्या, कोई अगर और जानवर होता तो शायद कोई शक्तिशाली जानवर होता तो वो भी उनको नहीं तोड़वा सकता था। लेकिन उन दोनों में एक लगन थी, एक जोश था, किस बात का, कि उन्हें अपने मालिक के पास, अपने घर, अपने गांव में वापस जाना है। इसलिए उस जोश और उस मेहनत, उस लगन के बल पर उन्होंने उन रस्सियों को तुड़वा डाला और वहां से भाग गए। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। यहाँ गराव से भी तात्पर्य वही है, गले में बंधी हुई रस्सियां, गले में बंधी रस्सियां, लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। जब झूरी सुबह सुबह सोकर उठा तब उसने देखा कि जो दोनों बैल थे वह अपने स्थान जहां पर उन्हें बांधा जाता था और जहां पर वह खाना, चारा भूसा खाते थे, उस जगह खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव, गराव का अर्थ है जो उनके गले में रस्सियां बांधी गई थी वे लटक रही थी और उनके पांव कीचड़ से भरे हुए थे। इससे पता चलता है कि वह कितने दूर से और कितनी मुश्किलों को पार करते हुए अपने घर वापस पहुंचे थे। उन दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। विद्रोहमय स्नेह का अर्थ होता है जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और उससे हम जब हम उससे लड़ाई कर लेते हैं या उसके प्रति हम विद्रोह करते हैं तो वह विद्रोह में स्नेह दिखाई पड़ता है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न हो जाना, बहुत खुश होना। गदगद का अर्थ होता है खुश हो जाना। बहुत खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन, प्रेम आलिंगन का मतलब होता है एक दूसरे से गले मिलना। और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मनोहर मतलब सुंदर या फिर अच्छा। बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का अर्थ होता है ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसी कोई भी चीज जो कि बुलाई ना जा सके या बहुत ही अच्छी हो। अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा, बाल सभा का अर्थ है बच्चों की टोली। बच्चों की टोली। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चौकर और कोई भूसी। अच्छा, इन पंक्तियों को पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार उस गांव में रहने वाले सभी लोग गाया झूरी के बैलों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उनके वापस आ जाने से सभी लोग इतने खुश थे, इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि सभी ने उनका तालियां बजाकर स्वागत किया। सभी ने उनको, किसी ने उनको घर से रोटियां लाकर खिलाई, किसी ने गुड़ खिलाया और तो किसी ने चोकर, तो किसी ने भूसी। चोकर से अर्थ होता है दाना,
किसी ने पूछी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने भी समर्थन किया। समर्थन का मतलब पक्ष में बोलना। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बैल बोला, नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। उस जन्म के आदमी से तात्पर्य है यहाँ पर जो उस जन्म की बात की जा रही है वह पिछले जन्म की बात की जा रही है कि शायद पिछले जन्म में ये दोनों आदमी होंगे। और इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। प्रतिवाद का मतलब होता है उसके विपक्ष में उत्तर देना। प्रतिवाद का अर्थ होता है विपक्ष में उत्तर देना। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। नमक हराम से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या ऐसे वस्तु से होता है जो कि रहता अपने मालिक के पास है, खाता अपने मालिक के पास है, लेकिन प्रशंसा तारीफ किसी और की करता है। झूरी अपने बैलों पर यह है आक्षेप। आक्षेप का मतलब होता है आरोप। आक्षेप का मतलब होता है आरोप। झूरी जो था वह अपने बैलों पर यह आरोप ना सुन सका और बोला, नमक हराम क्यों है। चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। यानी झूरी ने इनसे बोला कि मेरे बैल जो है वो नमक हराम नहीं है, विश्वासघाती नहीं है, क्योंकि उन्हें शायद वहां पर चारा दाना खाना पानी नहीं दिया होगा, इसलिए ये वहां से वापस भागकर आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा। रोब का मतलब होता है घमंड। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम्हें तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर खिलाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो झूरी की स्त्री है वह अपने भाई का अपमान या अपने भाई के बारे में सुन नहीं पाई और उसने झूरी को यह बोला कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही तो बैलों को खाना खिलाना जानते हो, और तो बाकी सब लोग अपने बैलों को पानी पिलाकर रखते हैं और उन्हें खाना पानी नहीं देते हैं। झूरी ने फिर से चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। यानी झूरी की स्त्री का मानना था कि जो लोग अपने पशुओं से प्रेम करते हैं, उन्हें प्यार से रखते हैं और उन्हें सहलाते हैं, वे लोग बुद्धू निरे मूर्ख होते हैं। उसका मानना था कि अगर हम बैलों से काम लेते हैं, अगर हम बैलों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, तो हमें उनसे रगड़कर काम भी लेना चाहिए। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चौकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। यानी वह इतनी क्रोधित हो गई, इतना गुस्सा हो गई कि अपने ही बैलों के बारे में यह बोलने लगी कि ये दोनों बहुत कामचोर हैं, ये काम करके प्रसन्न नहीं है, इसलिए मैं इनको बिल्कुल भी खाना को नहीं दूंगी, ना दाना दूंगी, ना पानी दूंगी, सिर्फ सूखा भूसा खिलाऊंगी, चाहे ये लोग खाएं चाहे ये मरें। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर का अर्थ है नौकर। कड़ी ताकीद, ताकीद का मतलब फरमान, आदेश। ताकीद का अर्थ है आदेश। यानी नौकर को आदेश दे दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। यानी जो बैल थे उनको खाने के साथ साथ, झूरी जो था उनको खाने के साथ साथ चारा, पानी, दाना और उसमें आटा मिलाकर देता था, जिससे कि उनको खाने में
अच्छा लगे, स्वादिष्ट आए। जिस प्रकार हम लोग जब सूखी रोटी ना खाकर उसके साथ सब्जी, सलाद और मीठा कई प्रकार की चीज़ों के साथ खाना खाते हैं, तो उसी प्रकार जो बैल होते हैं, पशु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वे भी अपने चारे में आटा भूसा ये सब मिलाकर खाना पसंद करते हैं, जिसको मिलाने से उनके खाने में स्वाद बढ़ जाता है और वे उसे बहुत ही इत्मीनान से और आराम से खा सकते हैं। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। यानी जो झूरी था वह अपने बैलों की इस प्रकार की दशा नहीं देख पाया और उसने अपने मजूरों से कहा कि इनको थोड़ी सी खली डाल दे। लेकिन जो नौकर था उसने होरी को मना कर दिया, झूरी को मना कर दिया और बोला कि नहीं दादा, अगर मैंने ऐसा किया तो जो मालकिन है वह मेरे को मार डालेगी। फिर झूरी ने उससे कहा कि तो चोरी कर कर डाल दे, लेकिन इस बात के लिए भी वह जो था नौकर तैयार नहीं हुआ। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता का मतलब होता है डालना। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। अच्छा, अब हीरा और मोती में से जो हीरा था वह बहुत ज्यादा सहनशील था। वह अपने अंदर सहन करने की क्षमता रखता था और मोती जो था वह बहुत ही विद्रोही प्रवृत्ति का बैल था। यानी उसके अंदर बुरा देखने की हिम्मत नहीं होती थी और वह बुरा करने वाले के प्रति विद्रोह की, नफरत की भाव ना रखता था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर से वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। यानी दोनों के साथ इस प्रकार का भेदभाव जो था पहली बार हो रहा था कि जो गया था उसने अपने तो बैलों को खाने को सब कुछ दिया, लेकिन इन दोनों को वहां से भाग जाने की सजा यह मिली, उसके घर से भाग जाने की सजा यह मिली कि दोनों को सिर्फ और सिर्फ सूखा भूसा खाने को मिला। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार का अर्थ होता है बेटा प्यार भरी बोली, प्यार भरी आवाज। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो हीरा और मोती थे उन दोनों का इस प्रकार से अपमान पहले कभी नहीं हुआ था और जब तक ये झूरी के घर में थे, जो झूरी इनका मालिक था वह इनको कभी भी मारता पीटता नहीं था और वह और ये दोनों बैल उसकी प्यार भरी आवाज सुनकर ही हवा में उड़ने लगते थे। यानी हर प्रकार का काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यार से करते थे। लेकिन यहाँ पर आकर इन दोनों को मार पड़ी और इनके सम्मान को ठेस पहुंची और उस पर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी इनको खाने को सूखा भूसा मिला। तो बच्चों, इस पाठ को आज हम यही समाप्त करते हैं और अगली बारी में हम पढ़ेंगे किस प्रकार जो हीरा और मोती हैं उन्होंने अपने प्रति किए गए अपमान का बदला लिया और आगे क्या किया।